गार के अंदर दोनों डाइवर्स फंस चुके थे। एग्जिट के रास्ते पर मलबा गिर चुका था और विजिबिलिटी इतनी थी कि उनको अपने हाथ भी सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होने को थे। इतने में एक डाइवर अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढने के लिए वापस पीछे जाता है और चंद मिनट्स के बाद जब वो वापस आता है तो जो मंजर वो देखता है वो वाकई में नाकाबिले यकीन था। नाजरीन, केव डाइविंग नॉर्मल स्कूबा डाइविंग से डिफरेंट होती है। स्कूबा डाइविंग में लोग नॉर्मली ओपन वाटर में जाते हैं और अगर कोई मसला हो जाए तो एक पुश डाइवर को सतह पर खींच लेता है, लेकिन केव डाइविंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जिसमें हर तरफ पत्थर होते हैं और एक नैरो रास्ता होता है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, इक्विपमेंट फेल हो जाए और डायरेक्शन याद ना रहे तो समझो गेम खत्म। केव डाइविंग वो वाहिद स्पोर्ट है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कैजुअलिटी रेट पाया जाता है। स्विमिंग करने वालों में हर साल 1 लाख हिस्सा लेने वालों में से 1.77 डेथ्स होती हैं और इसी तरह पेस जंपिंग में 43 और केव डाइविंग में 138 डेथ्स होती हैं 1 लाख हिस्सा लेने वालों में से। हर साल 25 से 30 केव डाइवर्स इस स्पोर्ट में अपना दम तोड़ देते हैं और इनकी तादाद कम इसलिए है क्योंकि केव डाइविंग करने वालों की तादाद ही कम है। फ्लोरिडा में मौजूद शर्लोक स्प्रिंग एक मेज की तरह है जहां पर कुछ टनल्स डेड एंड होते हैं और कुछ टनल्स तो मौत की तरफ लेकर जाते हैं। केव की डेप्थ 80 से 120 फीट, टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस रहता है और विजिबिलिटी क्रिस्टल क्लियर होती है। 17 नवंबर 1991 सुबह का वक्त था। मौसम खुशगवार था और हल्की हल्की धूप पानी पर चमक रही थी। WKPP यानी वुडविल कास्ट प्लेन प्रोजेक्ट के कुछ प्रोफेशनल डाइवर्स एक मिशन पर निकलते हैं। उनका मकसद था कि गार के नए रास्ते एक्सप्लोर किए जाएं और उनका मैप तैयार किया जाए। इस मिशन में 2 नए डाइवर्स भी शामिल थे। एक का नाम था बिल और दूसरे का नाम था पार्कर। ये दोनों दोस्त थे और दोनों के सर पे एडवेंचर का भूत सवार था। इनके लिए ये एक मिशन नहीं बल्कि अपनी हदों को पार करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना था। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। शर्लॉक स्प्रिंग्स का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग एक छोटे से चश्मे का तस्वर करते हैं, क्योंकि ऊपर से दिखने में ये सिर्फ 56 मीटर के गोल चश्मे की तरह है और इसकी डेप्थ 9 मीटर है। लेकिन असल कहानी इसके नीचे छुपी है। एक ऐसा लाइमस्टोन केव सिस्टम जिसकी डेप्थ 91 मीटर है। टनल्स, चैम्बर्स और अंदर के रास्ते इंसान को एक नई दुनिया का एहसास दिलाते हैं। यह केव वकुला केव सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड केव नेटवर्क सिस्टम है। एंट्रेंस से शुरू होता है एक तंग रास्ता जिसे स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन भी कहा जाता है। ये रास्ता इतना नैरो होता है कि इसमें से एक वक्त पर एक ही डाइवर गुजर सकता है और वो डाइवर भी जब गुजरता है तो उसकी बॉडी पत्थरों से टकराती है। लेकिन जैसे ही ये जोन ख़त्म होता है सामने एक शानदार मंजर होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे समुद्र के अंदर कोई हाईवे टनल बना हुआ हो। ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। WKPP की टीम ने अपने मिशन के लिए डाइवर्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया और सबको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी ताकि कोई गलती ना हो सके। पहला ग्रुप वो था जो कि एंट्रेंस के पास ऊपर सरफेस पे रुका था। उनका काम था पूरे मिशन को मॉनिटर करना, टाइम नोट करना और इमरजेंसी के टाइम रिस्पॉन्ड करना। ये टीम ऊपर एक सेफ्टी लाइन के तौर पे काम कर रही थी और दूसरे ग्रुप के मेंबर्स का काम था डिकम्प्रेशन के टैंक्स को सही जगह पर लगाना। ये सिलेंडर्स ऐसी जगह पर लटकाए गए जहाँ पर डाइवर्स को वापस आते वक्त ऑक्सीजन लेने में आसानी हो सके। ये काम इस मिशन का बैकबोन था क्योंकि बिना डिकम्प्रेशन टैंक्स के कोई भी डाइवर जिंदा वापस नहीं आ सकता था। तीसरा ग्रुप लाइन और सेफ्टी चेक्स का जिम्मा संभाल रहा था। वो गाइडलाइन को अच्छे से फिक्स करते, एक्स्ट्रा बैकअप देते और इस चीज़ को इंश्योर करते कि आगे जाने वाली टीम को साफ और महफूज रास्ता मिल सके। चौथा ग्रुप था एक्सप्लोरर का जिसमें बिल और पार्कर शामिल थे। इनका काम एक्चुअल में केव को एक्सप्लोर करना था। सुबह 10 बजे ये मिशन शुरू होता है और सारे ग्रुप्स के मेंबर अपने अपने काम पर लग जाते हैं और बिल और पार्कर पानी में उतर जाते हैं। 20 मीटर नीचे जाने के बाद उनकी मुलाकात जॉर्ज से हुई जो कि डिकम्प्रेशन टैंक्स की टीम का हिस्सा था। थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन के पास पहुंच गए। अपनी बॉयंसी एडजस्ट करते हुए
स्कूटर की मदद से कुछ ही देर में वो आगे वेकुलर रूम में पहुंच गए और वहां का मंजर इतना शानदार था कि जैसे कोई खुले आसमान में तैर रहा हो। और ठीक 40 मिनट के बाद वो ग्रैंड कैनियन 4 के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां से नीचे उतर के आगे बढ़ना शुरू किया। टनल तंग था लेकिन स्कूटर्स काम कर रहे थे और सिर्फ 25 मिनट के बाद वो लोअर वेकुलर रूम तक पहुंच गए और उनको वहां से ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। वो तंग केव के अंदर भी बिल्कुल आज़ाद फील कर रहे थे। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होता देखकर उन दोनों ने वापस जाने का फैसला कर लिया। उनको लगा कि अब हमारी आज़ादी खत्म होने वाली है तो हमें शायद वापस चलना चाहिए। ग्रैंड कैनियन 4 तक पहुंचते ही उनके लिए वो केव बिल्कुल बदल गया। पानी में मिट्टी ही मिट्टी हर तरफ फैल गई और पानी इतना धुंधला हो चुका था कि उनको अपने हाथ भी सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। ग्रैंड कैनियन 4 बिल्कुल पहले जैसा नहीं था जैसा वो पहले छोड़ कर गए थे। उन दोनों को अब महसूस होने लगा था कि ये शायद उनकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फिर भी गाइडलाइन की हेल्प से वो आगे बढ़ते रहे और उन्हें ये लगा कि थोड़ा ही आगे जाने के बाद स्कार्स रिस्ट्रिक्शन जोन आ जाएगा। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है। एक मिट्टी के ढेर ने आगे जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था और गाइडलाइन भी उसी मलबे में दब चुकी थी। अब उन दोनों का ऑक्सीजन टैंक खत्म होने वाला था और यही देखते हुए वो दोनों पैनिक हो गए। अब बिल ने पार्कर को इशारा करते हुए अपनी स्लेट पर लिखा कि तुम जहां पर ही रुको, मैं गाइडलाइन चेक करके वापस आता हूं। अब वो वापस गया ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं है, लेकिन गाइडलाइन मार्कर से ये बात कंफर्म हो गई कि यही सही रास्ता है जो कि अब ब्लॉक हो चुका है। उसने सोचा कि मैं वापस जाकर पार्कर को बताता हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद जब वो वापस पहुंचा तो क्या देखता है कि वहाँ पर पार्कर मौजूद ही नहीं है। अंधेरी कार में बिल अब और भी खौफजदा हो गया। उसने टॉर्च चलाकर पार्कर को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिट्टी के बादल में उसे कुछ नहीं मिला। अचानक वो महसूस करता है कि मिट्टी के ढेर में से पानी इस तरफ बह रहा है। वो सोचता है कि पार्कर यहाँ से ही घुसकर दूसरी तरफ चला गया होगा, पर अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो रहा था, इसलिए उसने हाथों से ही मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। हर गुजरता सेकंड ऐसे था जैसे मौत पास आ रही हो। ये मिट्टी का ढेर सिर्फ 2 मीटर लंबा था, लेकिन बिल के लिए ये मीलों का सफर बन गया। कुछ ही देर बाद उसने वहां से निकलने की जगह बना ली और वहां से घुस के दूसरी साइड पे चला गया। अब वो ऊपर जा रहा था। उसने देखा कि गाइडलाइन पर एक रेगुलेटर लटक रहा है, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसका अपना सिलेंडर खाली हो रहा था। अब वो किसी तरह से अपनी सांस रोककर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद 30 मीटर की गहराई पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, जहाँ से उसने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कर लिया। बिल ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक उसकी नज़र दूसरे सिलेंडर पर पड़ी जो कि पार्कर का ऑक्सीजन सिलेंडर था, जो कि अभी तक बिल्कुल अनटच था। मतलब कि पार्कर यहाँ नहीं आया था। अगर पार्कर मिट्टी के ढेर के पास भी नहीं है और यहाँ भी नहीं आ सका तो फिर पार्कर आखिर गया कहाँ? बिल का दिल टूट सा गया था। उसको फीलिंग आने लगी कि शायद उसका दोस्त अब जिंदा नहीं रहा। डीकम्प्रेशन टीम का मेंबर जॉर्ज नीचे आता है और बिल को साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन बिल उससे बताता है कि शायद पार्कर मर चुका है। जॉर्ज बिल को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल ऊपर नहीं जाता। तो जॉर्ज ऊपर जाता है और अपने साथ एक और मेंबर को लेकर आता है और फिर वो ज़बरदस्ती बिल को ऊपर अपने साथ ले गए। पार्कर की गैर मौजूदगी ने गार के बाहर मौजूद सबको सदमे में डाल दिया। बाकी के डाइवर्स ने वापस अंदर जाकर देखा, लेकिन जहाँ पर वो गायब हुआ था वहाँ पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उनको सिर्फ उसका रेगुलेटर और सिलेंडर मिला जो कि अलग पड़ा हुआ था। अगली सुबह पार्कर की लाश तालाब के ऊपरी हिस्से पर मिली, जिससे पता चला कि उसने अपने गियर्स छोड़ दिए थे और सिर्फ वेट सूट पहना हुआ था। आखिर उसने अपने गियर क्यों उतारे? शायद उसने सोचा होगा कि पोयंसी उसे ऊपर ले जाएगी, लेकिन डीकम्प्रेशन टैंक से कुछ ही मीटर दूर वो बेहोश हो गया और वहीं पर उसने अपना दम तोड़ दिया। इस वाक़े के गुजर जाने के कई सालों बाद जब साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन की तो असल वजह सामने आ गई। मालूम पड़ा कि डाइवर्स जब 20 मीटर नीचे जाने के बाद डिकम्प्रेशन कर रहे थे तो उनके बबल्स केव की छत के नीचे जमा होना शुरू हो गए। ये बबल्स केव की छत पर पोयंसी का असर कम करते रहे और छत कमज़ोर पड़ गई।
जॉर्ज के नीचे जाने के बाद वो छत गिर गई और एक लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि पार्कर जब वहाँ पर मौजूद था तो उससे पता चल गया था कि यही एग्जिट का रास्ता है। उसने हाथों से ही खुदाई करके उस तरफ जाने का फैसला किया ताकि जब बिल वापस आएगा तो उसे रास्ता ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा। लेकिन शायद उस तरफ जाने के बाद उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और उसे बिल को बताने का टाइम नहीं मिला कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। उस दिन अगर पार्कर ने रास्ता बनाकर अपनी जान की कुर्बानी ना दी होती तो शायद आज बिल भी उसी जगह पार्कर की तरह ही मर जाता। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके।